हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रेस 2.0 में एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने भारत के भूगोल में भारत की जलवायु के बारे में हम पढ़ रहे थे और जिसमें हमने भारत की जलवायु को ऋतुओं के आधार पर हमने पढ़ा था और हमने ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज के वीडियो में हम भारत में वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ते हैं कि भारत में वर्षा ऋतु के दौरान कौन सी जलवायु दशाएँ रहती है। ठीक है, जलवायु दशाएँ किस प्रकार की रहती है, इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वर्षा ऋतु के बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो देखिए, ग्रीष्म काल में सूर्य उत्तरायण रहता है। कौन से काल में? ग्रीष्म काल में जो सूर्य है वो उत्तरायण रहता है। ठीक है, उत्तरायण रहता है तो कर्क रेखा के ऊपर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती है। इसलिए पूरे उत्तर भारत में तापमान अधिक रहता है, मतलब ग्रीष्म ऋतु उस समय वहाँ पर रहती है। तो पूरे उत्तर भारत में जब तापमान अधिक रहता है, ठीक है, और जो सर्वाधिक तापमान की बात हम करें तो पूरे उत्तर भारत में जो सर्वाधिक तापमान कौन सी जगह पे होता है, ये आपको पता है कि उत्तर भारत में सर्वाधिक तापमान राजस्थान में रहता है और राजस्थान के भी थार के मरुस्थल में ग्रीष्म काल में राजस्थान के थार के मरुस्थल में सर्वाधिक तापमान है वो अंकित किया जाता है। लगभग 45 से लेकर और 50 डिग्री सेल्सियस तक राजस्थान में थार के मरुस्थल में तापमान रहता है। तो देखिए, ये आप सभी को पता है कि वायुदाब और तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। तापमान और वायुदाब में जो संबंध रहता है वो कैसा रहता है? विपरीत संबंध रहता है। जिस स्थान का तापमान अधिक रहता है वहाँ का वायुदाब कम रहता है और जहाँ का वायुदाब अधिक रहता है वहाँ का तापमान कम रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तापमान अधिक रहता है, मतलब थार के मरुस्थल में सर्वाधिक तापमान रहता है। तो उस स्थान पर जो निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है ग्रीष्म काल में, तो कहाँ पे बनता है? निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है थार के मरुस्थल में। ठीक है, थार के मरुस्थल में ग्रीष्म काल में निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। कौन सी जगह पे हम बात करें तो राजस्थान में थार के मरुस्थल में निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। ठीक है, निम्न वायुदाब। अब उसी समय हिंद महासागर में उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है। हिंद महासागर में क्या बनता है? उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है। उच्च वायुदाब का केंद्र कौन सी जगह पे बनता है? हिंद महासागर में। अब आपको पता है कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो देखिए, जो थार के मरुस्थल में बनने वाला जो निम्न वायुदाब का केंद्र है वो हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो मतलब जो हवाएं हैं वो कैसे चलेगी? हिंद महासागर से भारत की ओर हवाएं चलेगी। ठीक है, मतलब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं तो हिंद महासागर से जो मानसूनी जो पवनें हैं वो उठेगी और किस तरफ चलेगी? प्रायद्वीपीय भारत की ओर पवनें चलेगी। और यही जो मानसूनी पवनें चलते हैं भारत की ओर, उन्हीं मानसूनी पवनों को हम क्या कहते हैं? कौन सा मानसून कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसी मानसूनी पवनों को हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से भारत में जानते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में हमने पढ़ा था और आज के वीडियो में हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसको भारत की ओर आकर्षित करने में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किसका है? थार के मरुस्थल में बनने वाले निम्न वायुदाब के केंद्र का है। तो थार के मरुस्थल में ग्रीष्म काल में निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। वो क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत ही अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। और यही निम्न वायुदाब का जो केंद्र है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार से भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आने में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? थार के मरुस्थल में बनने वाले निम्न वायुदाब के केंद्र का। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहाँ से प्रारंभ होता है, किस तरीके से भारत में आता है और कितनी इसकी शाखाएं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ते हैं।
तो देखिए यह दक्षिण पश्चिमी मानसून है, हिंद महासागर से उठता है। हिंद महासागर से उठने के बाद यह भूमध्यरेखा को पार करके, हिंद महासागर से उठने के बाद में भूमध्यरेखा को पार कर यह भारत की ओर प्रवाहित होता है। अब उसके बाद में भारत की जो स्थिति है, दक्षिण में भारत की स्थिति किस प्रकार की है, प्रायद्वीपीय स्थिति है। तो भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण यह दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है, दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है, दो शाखाओं में। किसके कारण से, भारतीय प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण से। भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण से यह जो मानसून है, कौन सा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यह दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। दो शाखाएं कौन सी है, एक है वो कौन सी अपनी अरब सागरीय शाखा और दूसरी कौन सी है, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, मतलब हिंद महासागर से ये जो मानसूनी पवन है वो उठेगी और यह भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण से यहाँ पे जो भारत की स्थिति वो इस प्रकार की है, इसलिए यह दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक शाखा इधर की है और एक शाखा इधर की है। तो पहले हम देखते हैं कौन सी शाखा के बारे में, अरब सागरीय शाखा के बारे में। अरब सागरीय शाखा, मानसूनी शाखा। तो देखिए हम इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उसकी एक पहली शाखा है अरब सागरीय शाखा। यह कहाँ से प्रारंभ होती है, अरब सागर से यह मानसूनी शाखा प्रारंभ होती है। यहाँ से मानसूनी जो हवाएं हैं वो चलती है, भारत की ओर चलती है और भारत की ओर चलती हुई यह कहाँ पे आके टकराएगी। अब देखिए भारत के पश्चिम में यहाँ पे कौन सा पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत है। कौन सा पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत। तो ये मानसूनी पवनें अरब सागर से उठकर भारत की ओर चलती है और सबसे पहले यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराती है। अब पश्चिमी घाट पर्वत के कौन से ढाल से, पश्चिमी ढाल से। तो हम देखें ये क्यों टकराती है, क्योंकि इनकी मार्ग में सबसे पहले कौन सा क्षेत्र पड़ता है, पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल पड़ता है, इसलिए यह पश्चिमी घाट पर्वत की पश्चिमी ढाल से ये पवनें टकराती है और वहाँ पर शानदार वर्षा करती है। कम से कम 500 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर करती है। ये कौन सी पवनें, 500 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा ये मानसूनी पवनें हैं वो पश्चिमी घाट पर्वत के कौन से ढाल पर करती है, पश्चिमी ढाल पर करती है। जहाँ पर अपना कौन सा राज्य पड़ता है, केरल राज्य पड़ता है। कौन सा राज्य है, केरल। तो केरल में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से और मानसून की शुरुआत भी यहीं से होती है और भारत में सर्वप्रथम जो मानसून है वो भी केरल राज्य में ही आता है। अब देखिए ये जो मानसूनी पवनें हैं वो यहाँ पर शानदार वर्षा करने के बाद में इस पश्चिमी घाट पर्वत के सारे ये पवनें ऊपर उठती हैं। ठीक है, अब ये पवनें ऊपर उठती है और फिर जब वापस नीचे उतरती है तो इन पवनों में आर्द्रता बिल्कुल भी समाप्त हो जाती है। मतलब ये इनकी जो इन पवनों की जो आर्द्रता है वो सारे के सारे यहाँ पर समाप्त हो जाती है और फिर जब ये पवनें ऊपर उठ जाती है और नीचे आती है तो इनमें ये पवनें बिल्कुल शुष्क हो जाती है और शुष्कता के कारण ही यहाँ पर ये मतलब इन पवनों की शुष्कता के कारण ही पूर्वी ढाल पर, पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी ढाल पर 200 सेंटीमीटर से मतलब 150 सेंटीमीटर से भी कम ये वर्षा इस क्षेत्र में कर पाती है। क्योंकि इन पवनों की जो आर्द्रता है वो समाप्त हो चुकी है, ये पवनें बिल्कुल शुष्क हो चुकी है। इसीलिए ये पवनें पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी ढाल पर बहुत कम वर्षा करती है। किसके बजाय, पश्चिमी ढाल के बजाय पूर्वी ढाल में बहुत कम वर्षा करती है। इसीलिए हम इस पूर्वी ढाल क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र, देखिए वृष्टि छाया क्षेत्र के बारे में हम देखें कि ये क्या होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र। देखिए इसके बारे में हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वत है, ठीक है, ये कोई पर्वत है। अब कोई मानसूनी पवनें इस दिशा से आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये टकरा कर इस क्षेत्र में शानदार बरसात कर रही है और ये पवनें जब ऊपर उठती है तो यहाँ इनकी शुष्कता खत्म हो जाती है, इनकी जो आर्द्रता वो खत्म हो जाती है और जब नीचे उतरती है तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी कम वर्षा करती है। यहाँ पे इसकी बजाय यहाँ पर बहुत कम वर्षा करती है। तो यह जो क्षेत्र है वो किस में आ गया, वृष्टि छाया क्षेत्र में।
वृष्टि छाया क्षेत्र में आ गया, क्योंकि यह किस में आ गया, मतलब वह पर्वत का वह भाग जो मानसूनी पवनों के सामने आता है वो होता है पवनोन्मुखी ढाल, पवनोन्मुखी ढाल। और जो क्षेत्र पवनों की विपरीत दिशा में आता है वह कौन सा भाग होता है, पवन विमुखी ढाल, पवन विमुखी ढाल। तो पवन विमुखी ढाल होने के कारण से ही इस प्रदेश में बहुत कम वर्षा होती है। और सेम ऐसी ही कंडीशन अपने पश्चिमी घाट पर्वत के ऊपर बनती है कि पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल है वो आता है पवन विमुखी ढाल में, पवनोन्मुखी ढाल में। क्यों? क्योंकि जो पवनों की जो दिशा है वो उस पश्चिमी घाट पर्वत के बिल्कुल सामने है, इसलिए यहाँ पर यह जो भाग है वो किस में आता है, पवनमुखी ढाल में। और इसका जो पूर्वी ढाल है वो इसका मतलब इस पश्चिमी घाट पर्वत का ही जो पूर्वी ढाल है वो पश्चिमी पवन विमुखी ढाल में आता है, इसलिए यहाँ पर जो वर्षा बहुत ही कम हो पाती है। ठीक है, तो ये यहाँ इस अरब सागरीय मानसून की जो ये एक शाखा है वो इसी भाग में समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इस अरब सागरीय मानसून की जो अगली शाखा है वो जाती है अपने मध्य भारत में। अरब सागर से मानसूनी शाखाएं उठती है और मध्य भारत में प्रवेश करती है। अब देखिए मध्य भारत में अपने यहाँ पर कौन से पर्वत हैं, यहाँ पे अपनी कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा की ये शाखाएं हैं। तो देखिए ये जो मानसूनी पवने हैं वे पवने विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों से टकराएगी और यहाँ पर बरसात करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी कम से कम 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इस प्रदेश में हो जाती है। किन पवनों से, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से। तो एक शाखा ये यहाँ पर समाप्त हो जाती है जो केवल पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर बरसात करती है, और यहाँ से ये शाखा पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अब उसके बाद में अरब सागरीय मानसून की अगली शाखा मतलब जो दूसरी शाखा है वो जाती है मध्य भारत में, और मध्य भारत में जाकर यह विंध्याचल सतपुड़ा की श्रेणी से टकराकर वर्षा करती है और ये यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब इसकी तीसरी शाखा है, इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो तीसरी शाखा है वो चली जाती है, आगे जाती है और आगे गुजरात को पार करते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश करती है, लेकिन राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की दिशा इन पवनों की बिल्कुल समानांतर है। जिस दिशा में ये पवनें जाती हैं उसी दिशा में ये अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान में है। इसलिए यहाँ पर इन पवनों को टकराने के लिए बीच में कोई भी मार्ग, कोई भी बाधा या मतलब कोई पर्वत नहीं है, इसलिए ये जो पवनें वहाँ पर नहीं टकराती है। इसलिए यहाँ पर राजस्थान में इन पवनों से बिल्कुल भी कम वर्षा। अब उसके बाद में अरब सागरीय मानसून की जो तीसरी शाखा है वो आगे बढ़ती है और गुजरात को पार करती हुई वह राजस्थान तक जाती है। ठीक है, लेकिन इन मानसूनी पवनों से राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा हो पाती है, क्योंकि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार भी इन पवनों के बिल्कुल समानांतर है। जिस दिशा में इन पवनों का विस्तार है, जिस दिशा में ये पवनें जाती है उसी दिशा में इन पवनों यह जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार है। इस प्रकार से इन पवनों के मार्ग में कोई भी बाधा नहीं बनती है, इन पवनों को टकराने के लिए बीच में कोई पर्वत नहीं पड़ता है, इसलिए ये पवनें राजस्थान में बिल्कुल भी कम वर्षा किए हुए आगे बढ़ जाती है और आगे जाकर यह दिल्ली तक ले जाती है। और ये जो अपना यहाँ पर हिमालय पर्वत है इससे टकराकर उत्तर प्रदेश में बरसात करती है। इस प्रकार से यह है अरब सागरीय मानसून की तीसरी शाखा। यह जो शाखा है उस शाखा से भारत में मतलब राजस्थान में वर्षा बहुत ही कम हो पाती है, क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है वो इन मानसून पवनों की बिल्कुल ही समानांतर है। तो इस प्रकार से ये है अरब सागरीय मानसून की 3 शाखाएं। अब उसके बाद में हम बंगाल की खाड़ी की जो मानसून शाखा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अगला है हमारा बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा, बंगाल की खाड़ी। तो देखिए हम यहाँ पे अब हमारा बंगाल की खाड़ी स्थित है, बंगाल की खाड़ी। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी शाखाएं हैं वो कहाँ से प्रारंभ होती है, बंगाल की खाड़ी से ये मानसूनी शाखाएं उठती है और अपने जो पूर्वोत्तर भारत है उस पूर्वोत्तर भारत में 3 पहाड़ियां हैं, कीट के आकार की 3 पहाड़ियां हैं और वो
और इन पहाड़ों से टकराने के बाद भी ये पवनें इस क्षेत्र में शानदार बरसातें करती है। यहाँ पर मेघालय के मासिनराम में, मेघालय के मासिनराम में कम से कम 1300 सेंटीमीटर वर्षा इस क्षेत्र में इन पवनों के द्वारा होती है। इस प्रकार से ये जो पवने हैं ये बंगाली खाड़ी की मानसूनी शाखा की पहली शाखा, ठीक है, पहली शाखा है। अब उसके बाद में इसकी ये एक शाखा यहाँ पर समाप्त हो जाती है और उसके बाद में इसकी अगली शाखा है वो बढ़ती है पूर्व की ओर, और पूर्व में यहाँ पर स्थित है कौन सी पर्वतमाला, अराकान योमा। अराकान योमा जो पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ पर स्थित है और ये मानसूनी पवनें जाकर इस पर्वत से टकराती है और इस पर्वत से टकराने के बाद में ये जो मानसूनी पवनें हैं वो पूर्व की ओर मुड़ जाती है। अब पूर्व की ओर मुड़ने के बाद में ये जो पवनें हैं वो कुछ मात्रा में अपने पूर्वोत्तर भाग में बरसात करती है, जिसमें असम, नागालैंड, सिक्किम इस प्रदेश में कुछ भाग में बरसात करती है। और ये पवनें यहाँ से बरसात करने के बाद में पश्चिम की ओर मुड़ती है। जैसे जैसे ये पवनें आगे बढ़ती है वैसे वैसे इनमें आर्द्रता समाप्त हो जाती है और इनकी शुष्कता बढ़ती जाती है। इस प्रकार से जैसे जैसे ये पवनें आगे बढ़ती है पश्चिम की ओर वैसे वैसे उनमें वर्षा की मात्रा में भी कमी आती जाती है, ठीक है। और वर्षा की मात्रा में इनमें कमी आती है, लेकिन यहाँ पे अपना एक राज्य है पंजाब, पंजाब है, तो ये जो पवनें है वो पंजाब राज्य में प्रवेश करती है और इन पवनों के द्वारा पंजाब में भी कुछ मात्रा में बरसातें होती है। तो भारत में केवल पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जिससे इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा होती है और कौन से अरब सागरीय शाखा से भी और बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी वर्षा होती है किस राज्य में, पंजाब राज्य में। इस प्रकार से बंगाल खाड़ी की मानसून की भी दो शाखाएं हैं, एक शाखा उठती है यहाँ से उठती है और उत्तर भारत में जो पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय में स्थित है। मेघालय में ये पवनें इन पहाड़ों से टकराने के बाद में यहाँ पर बरसात करती है, अच्छी बरसात करती है। और दूसरी शाखा है इससे मानसून की जो दूसरी शाखा है वो इधर जाती है पूर्व में, इस पर्वत से टकराने के बाद में पश्चिम में मुड़ती है और पश्चिम में यहाँ पर उत्तर भारत में बरसात करती है, असम, बिहार, नागालैंड, और फिर इन क्षेत्र में बरसात करती हुई आगे बढ़ती जाती है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है वैसे वैसे इनमें वर्षा की मात्रा में भी कमी आती जाती है। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने दक्षिणी पश्चिम मानसून की दो शाखाओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।